नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हुड्डा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए कांग्रेस विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। साथ ही एपीएमसी एक्ट में संशोधन का बिल लाया जाएगा ताकि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिल सके और अगर कोई एमएसपी से कम पर किसान की फसल खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। बैठक में सभी विधायकों ने एक बार फिर किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन के साथ पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और किसान संगठन इसकी अगवानी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों की मांगों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस लगातार राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। उनसे मिलने के लिए लगातार वक्त मांगा जा रहा है। आज भी कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल से मिलने का अनुरोध किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे तक कांग्रेस विधायक राज्यपाल के बुलावे का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने वक्त नहीं दिया तो एमएलए हॉस्टल से सभी विधायक राजभवन की तरफ शांति मार्च करेंगे। तो चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हुई, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए कांग्रेस विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। इस बारे में चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव की बात कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है और राज्यपाल से लगातार वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते इसको टाला जा रहा था अब तक। और अब ये अल्टीमेटम कांग्रेस की ओर से दे दिया गया है कि आज 11 बजे तक राज्यपाल के बुलावे का इंतजार किया जाएगा और अगर राज्यपाल का बुलावा नहीं आता है तो सभी विधायक, सभी एमएलए राजभवन की तरफ शांति मार्च करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये कहा कि आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और किसान संगठन ही इसकी अगवानी कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक तक्षक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस लगातार अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है और आज अल्टीमेटम 11 बजे कहा है कि एमएलए शांति मार्च निकालेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, उनकी अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में जो विधायक दल की बैठक हुई, उसमें कई जो अहम फैसले हैं वो इस बैठक में लिए गए, जिसमें 3 कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए कांग्रेस जो है विधानसभा में प्रस्ताव लेके आएगी और वहीं एमएसपी ये जो एपीएससी एक्ट के एमएसपी गारंटी संशोधन बिल को भी जो है के लिए भी एक प्रस्ताव जो है विधानसभा में लेके आएगी। और वहीं जो बड़ा जो फैसला जो किया गया है, कांग्रेस लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव की मांग करती आई है लंबे समय से कि सरकार जो है अल्पमत में है और विश्वास खो चुकी है जनता का, और जो विधायक है वो अंदरली खाते सरकार के विरोध में है। तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए महामहिम राज्यपाल से कई बार जो है पत्र लिखकर विशेष सत्र की मांग की गई थी। तो एक बार फिर दोबारा से जो है कि कल आज जो सुबह फिर एक बार समय मांगा गया है राज्यपाल से। अगर वो समय नहीं मिलता है तो सुबह 11 बजे एमएलए हॉस्टल से राजभवन तक जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो शांति मार्च निकालेंगे। और इसमें तमाम जो ये नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो अगुवाई में ये शांति मार्च जो है ये निकाला जाएगा। और इसको शांति मार्च के ये विरोध में होगा कि विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष सत्र नहीं जो बुलाया जा रहा, उसके विरोध में ये जो है मार्च निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, 11 बजे मार्च निकालने की बात कही गई है कांग्रेस विधायकों की ओर से। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है अगर राज्यपाल का बुलावा नहीं आता तो? जी बिल्कुल, देखिए ये राज्यपाल का बुलावा नहीं आता तो उसी कड़ी में जो है ये जो मार्च है ये उसके विरोध में है कि कई बार जो पत्र राज्यपाल को लिखा गया कि विशेष सत्र जो है बुलाया जाए और ताकि कांग्रेस जो है उस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अगर समय नहीं मिलता तो ये तमाम जो कांग्रेसी विधायक है ये विरोध में जो है राजभवन तक विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। हालांकि इसमें किसी तरह का शोर शराबा या किसी तरह की नारेबाजी नहीं होगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन यह है कि शांति मार्च के रूप में एक ये विरोध प्रदर्शन जो है विरोध दर्ज करवाया जाएगा समय ना मिलने का और जो विशेष सत्र ना बुलवा के चलते। जी
कुछ अपडेट है आपके पास, कितने विधायक इस मार्च में शामिल हो सकते हैं और क्या आम जनता भी शामिल हो सकती है या सिर्फ विधायक ही मार्च निकालेंगे? जो जानकारी जिस तरह की दी गई है उसके तो यही सामने आ रहा है कि जो लगभग जो विधायक है कांग्रेस के, जैसे पहले 31 जो विधायक थे, अब उसमें से जो प्रदीप चौधरी है उनकी सदस्यता चली गई है क्योंकि उनको सजा हो गई थी और विधानसभा ने उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी। तो इसी के अब 30 जो विधायक कांग्रेस के पास बचते हैं। तो अभी लगभग कहा यही जा रहा है कि लगभग सभी जो विधायक हैं यहाँ पर 11 बजे एमएलए हॉस्टल से और राज्यपाल के जो निवास स्थान तक जो है मार्च निकालेंगे। अगर समय नहीं मिलता, समय मांगा जाएगा एक बार फिर से। अगर नहीं मिलता तो तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो एक विरोध मार्च के रूप में जो है राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद, अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं तो बहुत आई, लेकिन फिलहाल क्या इस मार्च को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? फिलहाल अभी इस मार्च को लेकर किसी तरह की जो है प्रतिक्रिया अभी सरकार की ओर से नहीं आई है, लेकिन हालांकि उन्होंने कई बार जो पहले ये अविश्वास प्रस्ताव की जब कांग्रेस की ओर से मांग उठाई गई, तब उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि सरकार जो है कि किसी तरह भी ये खतरे में नहीं है, पूरे 5 साल निकालेगी और जो गठजोड़ है जेजेपी और बीजेपी का वो पूरे 5 साल रहेगा और सरकार जो है प्रदेश के हित में जो बड़े कार्य करती हुई पूरे अपना जो समय है जो आगे का 4 साल का बचा हुआ है वो भली भांति से अपना समय पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। और वहीं जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र की जो मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, वो व्यर्थ है क्योंकि अभी जो है बजट सत्र सामने खड़ा है। फरवरी के आखिर तक जो है बजट सत्र या मार्च की शुरुआत तक संभावित है और जो कि 10 तारीख को कैबिनेट की जो बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई है, उसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है कि बजट सत्र किस तारीख को शुरू होगा और कितने दिन का ये बजट सत्र रहने वाला है। तो इसमें जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस अगर लाना चाहे तो। विशेष सत्र जो है इससे पहले कोई औचित्य नहीं बनता। तो इस तमाम तरह की जो है बीजेपी की या सरकार की ओर से इस तरह के जो है बयान सामने आए। जी अभिषेक, जमीनी स्तर पर राजनीतिक समीकरणों की अगर बात करें, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर अब फिर से उपचुनाव होंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप भी पहले से लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तलाश रही है कांग्रेस। तो अब बीजेपी के भी कई विधायक बागी है किसान आंदोलन के चलते। तो क्या कुछ फिलहाल जमीनी स्तर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है? ये देखिए जो हालात हैं, किसान आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, तो उस तरह किसान पूर्ण रूप से जेजेपी और बीजेपी का विरोध करते हैं। कई जिस तरह की वीडियो या जिस तरह के बयान आते हैं किसान संगठनों के या कहीं खाप पंचायतों के कि जो तमाम जो विधायक हैं उनके विरोध किया जाता है, उनका घेराव किया जाता है, उनसे इस्तीफे तक की मांग की जाती है। तो इस तरह इस समय जो बीजेपी जो ग्रामीण क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उनके ऊपर काफी बड़ा जो दबाव है और कई बार जो सरकार के जो विधायकों के भी बयान इस तरह के आते हैं कि वो किसानों के साथ खड़े। तो अविश्वास प्रस्ताव की जो मांग करती है कांग्रेस, वो उसी को, इन्हीं बयानों को और इसी आधार पर जो सरकार का जो विरोध है जनता के बीच में, तो अविश्वास प्रस्ताव की इसीलिए कांग्रेस की ओर से मांग की जाती है। हालांकि सरकार इस दावे का खंडन करती है, किसी तरह के कोई विरोध नहीं और पूरे 5 साल का दावा करती है सरकार पूरा 5 साल चलेगा, क्योंकि 40 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं और 10 विधायक जो हैं जेजेपी के और निर्दलीय जो विधायक है उनका भी जो है अभी सरकार को समर्थन प्राप्त है। वहीं एक निर्दलीय विधायक जो है अभी रणजीत सिंह चौटाला, वो कैबिनेट मंत्री हैं और इधर जो है 31 विधायक कांग्रेस के, उसमें से एक प्रदीप चौधरी जो है जिनकी सदस्यता उनको सजा होने के चलते चली गई है। तो कांग्रेस के पास 30 विधायक बचते हैं, बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और इस समय जो विधानसभा में जो आंकड़ा 90 में से 2 विधायक कम हो चुके हैं। तो 44 अपना जो बहुमत के लिए, पहले 46 था, अब 44 बहुमत के लिए सिद्ध करना होगा और बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो बहुमत से कहीं ज्यादा, इस समय जो आंकड़ों के हिसाब से हम जब बात करें तो काफी ज्यादा है। तो अब देखना ही होगा विधानसभा सत्र का जो ये बजट सत्र आता है उसमें किस तरह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है, नहीं होता, और मंजूर होता है तो कितने जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की उसको मंजूरी मिलती है। उसके बाद अगर वोटिंग होती है तो कौन सरकार के खिलाफ जाता है और कौन सरकार के पक्ष में रहता है, ये एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है। जी,
से ज्यादा सीटें तो गठबंधन सरकार के पास हैं, बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी के बीच भी तमाम नेताओं पर दबाव है और इसके चलते तमाम नेता जो हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बीजेपी सरकार पर मंडरा रहा है। ये आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते ही अविश्वास प्रस्ताव लाने नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सरकार के पक्ष में जो है ज्यादातर विधायक दिख रहे हैं, क्योंकि 40 तो खुद बीजेपी के जो विधायक हैं, 10 जेजेपी का समर्थन है, और वही मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया निर्दलीय जो विधायक है वो भी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कहीं ना कहीं जो है कि अंदरले खाते विरोध है जेजेपी के विधायकों का भी और बीजेपी का भी, और निर्दलीय जैसे सोमवीर सांगवान ने पहले ऐलान कर दिया था, अपनी चेयरमैनशिप छोड़ दी थी और उसके बाद सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उनके ऊपर काफी विधायक है, जिस तरह की जानकारी अंदरले खाते उन्होंने कई बार बोला भी है कि जो किसान है या उनके जो ग्रामीण जो है वो उनके घर पहुंचते हैं और उनसे इस्तीफे की जो है पेशकश करते हैं कि इस्तीफा तुरंत दिया जाए और सरकार से अपना समर्थन वापस लिया जाए, क्योंकि जो सरकार है वो जो 3 कृषि कानून जो लेके आई है बीजेपी सरकार, वो किसानों के हित में नहीं है और आगे चल के किसानों का बहुत भारी जो नुकसान होने की संभावना है। तो इसके चलते जो है सरकार जो है तुरंत हरियाणा की हो चाहे केंद्र की हो, इसका समर्थन जो है हरियाणा के नेताओं को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें अब सामने आ रही है, अब अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है वो इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है। की ओर से तो अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है। वहीं इनेलो की बात करें तो हरियाणा की राजनीति तो गर्मा गई है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि आप तो हमारे पक्ष में वोट दें, सरकार के खिलाफ वोट दें। इस तरीके से रिजाइन देने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस प्रकार से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया था। लेकिन अब बात करें हरियाणा की सियासत की, तो उसमें इनेलो के अस्तित्व को छोड़कर जो अभय चौटाला ने यह कहा था कि उनके पीछे इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, उस बात का क्या मतलब था? क्या सिर्फ इनेलो के नेताओं की बात वहां पर की गई थी या तमाम विधायकों की बात की गई थी जिनमें निर्दलीय भी शामिल हो सकते थे? जी बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला का जो इशारा था वो यही था कि अब जब किसानों की बात जब विधायक करते हैं और किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने विधायक पद से। और उन्होंने इसकी पहल की 27 जनवरी को खुद उन्होंने विधानसभा में पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि अब जो है जो अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, उनके ऊपर काफी दबाव आ जाएगा और किसान या कहें उनके प्रदेश की या उनके जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो उनसे मांग करेगी कि तो आप अपने विधायक पद से इस्तीफा दें और किसानों की हित की जो लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो इस तरह का दबाव की उनकी ओर से बात की गई थी कि जब हमने कई जो विधायकों से बात की कि आपके ऊपर या सरकार के ऊपर या किसी तरह के आपके ऊपर दबाव है, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि दबाव नहीं, हम विधानसभा में जो है किसानों की आवाज उठाएंगे और किसानों की जो लड़ाई है हम विधानसभा में लड़ेंगे। और जो कांग्रेस का विधायकों का ये कहना है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। और वहीं जो कई जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनका यही दावा है कि हम किसानों के साथ खड़े। तो अब इसीलिए ये देखना होगा अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो सरकार के खिलाफ कितने विधायक जो हैं क्रॉस वोटिंग या खिलाफ वोट करते हैं और सरकार को अल्पमत में लेकर आते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर इस समय जो क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उसमें ज्यादातर जो जेजेपी के जो विधायक है उनके ऊपर काफी दबाव कहा जा सकता है कि उनको कि अपने विधायक पद से या सरकार से जो समर्थन है वो अपना वापस ले। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक तक्षक ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता, एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने यह बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की है। पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर पर किसान आंदोलन से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना ने हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ये ट्वीट किया था। वहीं पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं।
इनके ट्वीट्स पर विदेश मंत्रालय ने सख्त तेवर दिखाया और इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत ठहराया। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा, इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करते हैं कि तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों की उचित समझ की जाए। भारत की संसद ने पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किए। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। तो किसान आंदोलन को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अब ट्वीट्स आने लगे हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार ट्वीट पर ट्वीट, कल पूरा दिन ट्विटर इसी के चलते ट्रेंड कर रहा था। आपको बता दें कि रिहाना की ओर से इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने जब किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, उसके बाद लगातार बॉलीवुड के स्टार्स, साथ ही खेल जगत से जुड़े तमाम दिग्गजों ने उनको जवाब दिया। वहीं विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए ये साफ कह दिया कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को तोड़ नहीं सकता और पहले पूरी तरह से जान लें, पढ़ लें। कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून ये पारित किए गए हैं, वो भी भारत की संसद ने पूर्ण बहस और चर्चा के बाद इन्हें पारित किया है। तो मुद्दों की उचित समझ की जाए, तथ्यों का पता लगाया जाए, ये आग्रह विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया और सख्त तेवर दिखाए। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह साफ कह दिया है कि कोई भी प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हैशटैग किया जा रहा है। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे, कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, विदेशी हस्तियों की टिप्पणी लगातार आ रही थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार किया। वहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, खेल जगत के तमाम दिग्गजों ने भी रीट्वीट किया। आपको बता दें, रिहाना ने हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किया था। वहीं पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं। और राजीव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपके से जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब किसान आंदोलन पहुंच गया है, पहले रिहाना का ट्वीट आना, उसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी का उनको रीट्वीट करना और तमाम दिग्गजों ने, खेल जगत के दिग्गजों ने रीट्वीट किया, विदेश मंत्रालय ने सख्त तेवर दिखाया है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से सेलिब्रिटी बिल्कुल समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपने अपने ट्वीट हैंडल पर बिल्कुल लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों को समर्थन करना चाहिए, वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन मिलता भी नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से खुद अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू इसके अंदर जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और राजनीतिक पहलू कहीं ना कहीं कह सकते भारत की जो ऊंचाई तक जाने की जो सीमाएं हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसी को लेकर जो अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से जो कहा कि लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना अच्छा काम कर रही है और कहीं ना कहीं जनता के हित में काम कर रही है, मगर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, यानी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा भारत की जो ऊंचाइयां हैं उनको नहीं रोक सकता है। मगर जिस तरीके से लगातार कृषि कानून को लेकर विवाद चला हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से कह सकते गृह मंत्रालय की तरफ से जो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया हुआ है कि दिल्ली पुलिस उनको रोकेगी, क्योंकि 6 फरवरी को जिस तरीके से किसानों की जो कह सकते हैं जनसभा होगी, यानी कि पूरे देश के अंदर एक गुस्सा देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि रोकने की। मगर जिस तरीके से हमने दिल्ली की सीमाओं पर देखा, यानी गाजीपुर बॉर्डर पर खास तौर पर जो देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर और इतने कैसे 12 लेयर की जो सुरक्षा बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं सीधा किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं में ना जा सके और ना ही यहाँ से निकलकर यानी बॉर्डर से निकलकर कहीं और जा सके। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पूरे आक्रोश दिखाना है किसानों ने, वो कहीं ना कहीं आक्रोश आप कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है। मगर सरकार की तरफ से बार बार साफ किया जा रहा है
कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट किया है कि जो प्रोपागेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की ऊंचाइयों को रोकने के लिए, भारत जो है वो ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो राजनीति के जरिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। मगर जिस तरीके से साफ किया जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर देखना है कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की दुविधा है, यानी कृषि कानून को वापस कराने की जो दुविधा है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, मगर किसान पहल करें, और किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार पहल करे और सरकार कहीं ना कहीं इस कृषि कानून को वापस ले। मगर अभी भी बात वही घूम फिर कर वापस वही आ रही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से 11 दौर की बैठकें देखी और 11 दौर की बैठकों के अंदर भी साफ हुआ कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है वो एक ही रुख पकड़ के बैठी हुई है, वो उससे हटना नहीं चाह रही है। बेशक 1.5 साल के लिए प्रस्ताव दिया गया, यानी कि 18 महीने के लिए प्रस्ताव जरूर दिया गया है किसानों को, मगर वो प्रस्ताव अभी भी कहीं ना कहीं बीच में रुका हुआ है। जी राजीव, यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, ठीक है, किसान आंदोलन के दौरान राजनीति सामने आ रही है। वहीं तीसरा एंगल ये है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जो कि पहले भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने तो इसे शुरू से नकारा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरीके से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल गलत है। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक राजनीति जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति जरूर है इसके अंदर, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने इस सदन के अंदर भी देखा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने बिल्कुल बहिष्कार करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि जो सभा थी उसको चलने नहीं दिया जा रहा था, यानी जो बजट सत्र था वो रोकने की कोशिश की गई थी, और इसीलिए उनको तीनों ही सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर है, मगर सरकार कहीं ना कहीं एक रणनीति बना के बैठी हुई है कि वो किसी भी सूरत में ना किसानों की मानेंगे, ना जनता की मानेंगे, और ना ही विपक्ष की मानेंगे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विदेश में कह सकते हैं, विदेशी जो कह सकते ट्वीट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो माध्यम बन रहा है, और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन में होने के खड़ा होते नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी जो है, यहाँ तक कि जिनको अपने परमवीर चक्र मिले हुए हैं या फिर और चक्र जो सम्मानित जो कह सकते मेडल मिले हुए हैं, उनको वापस कराना चाहते हैं सरकार को, और सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। मगर इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, सरकार एक तरफ है, विपक्ष दूसरी तरफ है, और जो जनता है यानी किसान है वो तीसरी तरफ है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही गुटों की तरफ यानी कहीं गौर करना होगा सरकार को कि अगर वोट बैंक चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर वोट बैंक जरूर चाहिए, और किसान अगर नाराज रहेंगे तो कम से कम 50% से ज्यादा का वोट बैंक सरकार की तरफ से हाथ से निकल जाएगा, और सरकार कहीं ना कहीं दुविधा में आ जाएगी। मगर उसी वोट बैंक को कहीं ना कहीं विपक्ष हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमला की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष को भी लगता है कि अगर 50% से ज्यादा का वोट बैंक जो है किसानों का है, और वो वोट बैंक अगर विपक्ष को मिलता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आने की पूरी कोशिश हो सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार किसान भी जानते हैं कि विपक्ष जो है उनके साथ क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी लगता है कि विपक्ष वो जो है वो राजनीति कर रहा है, और राजनीति किसान चाहते हैं कि राजनीति ना हो, वो सीधा सीधा यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस कराना है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, सिर्फ कृषि कानून से है, मगर कृषि कानून को साफ किया जा रहा है, बार बार साफ किया जा रहा है, हर पहलू पर साफ किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम अमित शाह ने भी क्या स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है ऊंचाइयों तक जा रहा है, और उसको रोकने के लिए जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा काम नहीं आएगा, और वो कह सकते हैं इस प्रोपेगेंडे को चलने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं जो ऊंचाई तक भारत जा रहा है उसको लेकर जरूर जाएंगे। मगर देखना होगा कौन सी ऊंचाई तक वो लेके जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट सत्र के अंदर भी देखा आम जनता को कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ कुछ लोगों को ही राहत मिल पाई है। मगर जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की बात करें, विभाग या मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल क्लास को सरकार कुछ भी नहीं दे पा रही है, सिर्फ सपने दिखा रही है जो 2024 के हैं। मगर 2024 से पहले सरकार ये भूल गई कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया था उसके अंदर भी 2021 भी है, 2022 भी है, 2023 भी है, मगर इन तीनों सालों को भूलकर सिर्फ सरकार ने 2024 के सपने दिखाए। मगर इसी तरीके से सरकार अभी भी सपने दिखा रही है किसानों को कि किसान जो है वो कृषि कानून को मान ले, और आने वाले समय के अंदर उनको फायदा होगा। मगर वो आने वाला समय कब होगा और किस तरीके से फायदा होगा वो सब सरकार साफ नहीं कर पा रही है। मगर सीधे सीधे किसानों को भी समझ में आ रहा है कि सरकार की रणनीति जो है या फिर नीयत उतनी साफ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि आम जनता की जो आवाज है वो दबती नजर आ रही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल राजीव, यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, राजनीतिक रोटियां सेकना अलग बात है। दोनों पार्टियां चुनाव में मत को साधने का प्रयास करती हैं, आप जनता को साधने का प्रयास, क्योंकि चुनाव है। दूसरी ओर भारत को तोड़ने की कोशिश, पहले जो दिल्ली में हिंसा हुई उसमें भारत की शर्मनाक तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गई, वहीं दूसरी ओर अब भारत को तोड़ने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो ऐसे में क्या कुछ इमेज भारत की बनेगी बाकी देशों के मुकाबले? देखिए, एक चीज तो यहाँ पे समझ नहीं होगी, बिल्कुल जो 26 जनवरी के जो दिन घटा था, यानी कि जो लाल किले की घटना घटी थी, यानी कि ट्रैक्टर रैली की आड़ में जिस तरीके से लाल किले तक जाकर और लाल किले की जो सुरक्षा थी उसको तोड़कर ऊपर बिल्कुल लाल किले के ऊपर तक जाना, यानी कि समझिए आप उसकी कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। मगर इस चीज को कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं भूल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जो विदेश के अंदर जो बैठे हुए ट्वीट हो रहे हैं या फिर माध्यम जो सरकार के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है, वो भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है। मगर जिस तरीके से सरकार बार बार साफ कर रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून के लिए वो किसी भी सूरत में नहीं मानने वाले हैं, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो कहीं ना कहीं नरम होना चाहिए था, क्योंकि उनको ये चाहिए कि जो विपक्ष का है या उसकी आवाज दबानी है या फिर क्या है किसानों की आवाज दबानी है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें माननी पड़ेगी। मगर अभी भी सरकार नहीं मानती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा का शिकार खुद सरकार होती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा है, किसान हमला कर रहे हैं, जनता परेशान है। और यहाँ तक कि लॉकडाउन भी देखा था, यहाँ तक कि जो 26 जनवरी की जो घटना थी वो कहीं ना कहीं सर्वसार थी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इस तरह की घटना कभी भी नहीं घटी है। मगर जिस तरीके से आज कह सकते हैं जो 26 जनवरी पे घटा था वो कहीं ना कहीं पूरी भारत की जो शान थी उसको कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया गया था। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक राजनीति की गई और राजनीति कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने इस तरीके के बीच के अपने ही जो कार्यकर्ता थे उनको बेचकर इस तरीके की रणनीति अपनाई थी और कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन था उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। मगर सरकार भी साफ कर रही है कि हम जांच करेंगे और जांच के अंदर जो स्पष्ट होगा वो सामने आएगा सबके। मगर अभी भी दीप सिंधु पुलिस की पकड़ से फरार है और कहीं ना कहीं जब तक दीप सिंधु को नाम नहीं आएगा, दीप सिंधु को पकड़ा नहीं जाएगा तो शायद गुत्थी सुलझती नहीं नजर आएगी। मगर दीप सिंधु को जब तक पकड़ा जाएगा उसके बाद ही गुत्थी सुलझेगी और उसके बाद उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगेगा। दिल्ली पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ेगा और अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट से रिमाइंडर लेना पड़ेगा, रिमांड लेना पड़ेगा, उसके बाद में उससे पूछताछ की जाएगी। मगर ये सारी प्रक्रिया एक जांच का विषय है, मगर जांच के समय कहीं ना कहीं समय निकलेगा और समय किसानों के पास नहीं है। किसान भी चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस कराना है, सरकार भी चाहती है किसानों को हटाना, मगर देखना होगा दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अभी भी कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है। जी, किसानों के पास बहुत समय, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अक्टूबर तक हम तो बैठे हैं भाई, हटा लो, कानून वापस ले लो वरना सरकार जाएगी। वो तो आराम से बैठे हैं, अपना दाना पानी लेकर सब बैठे हैं, राकेश टिकैत ने कह दिया है। बात यहाँ पर सरकार के ऊपर है, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, व्यवसाय ठप हो रहा है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बजट के थ्रू, लेकिन व्यवसाय तो ठप पड़ा है। पिछले 2 महीने से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है किसान आंदोलन के चलते। ये सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है कि आम जनता परेशान ना हो। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, सरकार की रणनीति क्या है। सरकार की रणनीति सिर्फ इतनी है कि वो किसी की भी आवाज सुनना नहीं चाह रहे, मगर सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं सरकार जो है खुद अपनी मुश्किलों में जो उन्होंने खुद चक्रव्यूह बनाया हुआ है उसके अंदर वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए कृषि कानून के लिए फायदा बताया गया कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, मगर उसमें खुद वो फंसते नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से किसानों को समझाना चाहिए था या किसानों को मनाना चाहिए था या किसानों को फायदे बताने चाहिए थे, वो पूरे फायदे नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही जाल में फंस गए यहाँ पे। मगर बात करें जिस तरीके से बजट सत्र की, यानी कि जो लॉकडाउन के बीच में स्थिति बिगड़ी थी पूरे भारत की, तो वो कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश की जानी थी, अर्थव्यवस्था को उठाने की कोशिश करनी चाहिए थी और उसके लिए कहीं ना कहीं अब जो बजट पेश किया था वो कहीं ना कहीं जनता के फायदे वाले बताया जा रहा था। मगर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार खुद अपने जाल में फंसी, क्योंकि जिस तरीके का बजट पेश किया गया उससे ना तो मीडियम क्लासों को फायदा नजर आया, ना ही ग्राउंड क्लास को फायदा कोई नजर आया, सिर्फ कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को ही फायदा नजर आया। और फिर से सीधे सीधे कहे तो सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही काम कर रही है, न ही जनता के लिए। मगर सिर्फ सरकार की एक रणनीति है, सरकार सिर्फ जनता के लिए कहती है कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, हम जनता के लिए वो कर रहे हैं, मगर बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों को ही जा रहा है। तो जनता के लिए बेनिफिट नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शायद आने वाले चुनावों के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने भी साफ कर दिया कि 60% से ज्यादा वोट बैंक किसानों का है और वो किसान सरकार के हाथ से निकल गया, तो सोचिए सरकार कहाँ जाएगी। मगर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया जा रहा है कि हम कृषि कानून जनता के फायदे वाला है, किसानों के फायदे वाला है, मगर उसको मानना चाहिए। मगर यहाँ पर एक दुविधा जरूर है, सरकार जिस तरीके से रवैया अपना के बैठी हुई है तो शायद उसकी कुर्सी जाना लाजमी नजर आ रही है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर से मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा ने उनके खिलाफ बुधवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। करुणा का आरोप है कि उनके 2 बच्चों को पिछले 3 महीने से चित्रकूट बंगले पर उनसे छिपाकर रखा गया है। इनमें उनकी 14 साल की बेटी भी है जो सुरक्षित नहीं है। करुणा ने कहा कि अगर उन्हें पुलिस से सहयोग नहीं मिला तो वे 20 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगी। करुणा ने सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी शिकायत की। फेसबुक पर करुणा ने सोमवार को लिखा कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पति ने 3 महीने से मेरे बच्चे छिपाकर अपने बंगले चित्रकूट पर रखे हैं। मुझे बच्चों से मिलने और बात करने नहीं दी जा रही। राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना अत्याचार तो रावण ने भी नहीं किया होगा। अपनी शिकायत में करुणा ने दावा किया कि वे 24 जनवरी को अपने बच्चों से मिलने बंगले पर गई थी, लेकिन 30-40 पुलिस वालों को बुलाकर उन्हें वहां से निकाल दिया गया। करुणा ने दावा किया कि उनकी 14 साल की बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही करुणा ने कहा कि धनंजय मुंडे बेटी के सामने आपत्तिजनक भाषा में बात करते हैं। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो इसके लिए मुंडे जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही करुणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से चित्रकूट बंगले, मंत्रालय या आजाद मैदान में 20 फरवरी से अनशन की इजाजत देने की मांग की। बता दें कि करुणा के साथ धनंजय मुंडे ने अपने संबंध स्वीकार करते हुए कहा था कि उन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका वो ख्याल रखते हैं। करुणा की बहन ने मुंडे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। करुणा और मुंडे का विवाद हाईकोर्ट में है, जहां मध्यस्थता के जरिए आपसी विवाद खत्म करने पर सहमति बनी है। तो सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर से मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी करुणा ने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। साथ ही साथ इजाजत उन्होंने मांगी है धरने पर बैठने की। बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले 3 महीने से 14 साल की बेटी है जो सुरक्षित नहीं है, उसके सामने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम आरोप लगाए धनंजय मुंडे की पत्नी ने और ये कहा कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपत्तिजनक भाषा में बात की जा रही है। अगर कुछ बुरा होता है तो मुंडे ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर से करुणा ने चित्रकूट बंगले, मंत्रालय या आजाद मैदान में 20 फरवरी से अनशन देने की इजाजत मांगी है। बता दें कि करुणा के साथ धनंजय मुंडे ने अपने संबंध स्वीकार कर रखे हैं कि उन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका वो ख्याल रखते हैं। वहीं करुणा की बहन ने मुंडे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली थी। करुणा और मुंडे का विवाद हाईकोर्ट में है, जहां मध्यस्थता के लिए आपसी विवाद खत्म करने पर सहमति बनी है। तो मध्यस्थता के जरिए आपसी विवाद खत्म करने की सहमति हाईकोर्ट में, हालांकि उसके बावजूद विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब करुणा ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर से मुश्किलों में घिर सकते हैं, क्योंकि मुंडे की दूसरी पत्नी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। करुणा का आरोप है कि उनके 2 बच्चों को पिछले 3 महीने से चित्रकूट बंगले पर छिपा कर रखा गया है, जिनमें 14 साल की बेटी है जो सुरक्षित नहीं है, ये करुणा ने कहा। साथ ही करुणा ने कहा कि वो मिलने गई थी जब, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 24 जनवरी को अपने बच्चों से मिलने के लिए बंगले पर गई थी। वहां पर 30 से 40 पुलिस वालों को बुलाकर वहां से उसे निकाल दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि करुणा ने क्या कुछ और आरोप लगाए हैं धनंजय मुंडे पर? जी देखिए, धनंजय मुंडे की मुसीबतें बिल्कुल कम नहीं हो रही है। जिस तरह से उनकी प्रेमिका रेणुका शर्मा के आरोप के बाद अब उनकी पत्नी ने जो है आरोप लगाया है। साफ तौर पर उन्होंने लिखित शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को मिलकर दिया है। उन शिकायत में तमाम चीजें व्याख्यान दिया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के चित्रकूट के बंगले पर धनंजय मुंडे ने उनको बंधक बना रखा है। जब वो मिलने की कोशिश करती है तो उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने फोन पर भी बात करने की कोशिश की, इस दौरान उनको फोन पर भी बात नहीं करवाया गया। 24 जनवरी को जब चित्रकूट बंगले पर गई अपने बच्चों से मिलने के लिए, उस दौरान उनके तमाम गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको मिलने नहीं दिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो इस तरह की तमाम शिकायत जो है उनकी दूसरी पत्नी करुणा ने दिया है। जी, तो फिलहाल धनंजय मुंडे की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है इस तरीके के आरोपों के बाद? देखिए, धनंजय मुंडे का आज
दोपहर करीब 12 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है। इस दौरान वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जिस तरह से ये भी बातें सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में है। मुंबई पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिर माजरा क्या है और किस तरह की चीजें सामने आ रही है। अनशन की मांग यहाँ पर की गई है करुणा की ओर से। देखिए, मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत में अपने वकील द्वारा ये कहा गया है कि 20 अगर उनको मिल दिया जाता है, उनके बच्चों से मुलाकात नहीं होती है, तो 20 फरवरी से वो मुंबई के आजाद मैदान में अनशन करेंगी। उसका जिम्मेदार जो है वो धनंजय मुंडे को मानती है। वहीं मुंबई पुलिस भी अब पूरी तरह से तैयारी में है कि किस तरह से पूरे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। हालांकि धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री है, तमाम प्रोटोकॉल उनके साथ रहता था। ऐसे में मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है कि किसी भी हालत में धनंजय मुंडे और करुणा के बीच जो दरार बनी है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। बिल्कुल, हालांकि ये मामला पहले भी चर्चा में रहा है और एक बार फिर से अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं धनंजय मुंडे की। वहीं यहाँ पर राजनीतिक ताकत के दुरुपयोग की बात की गई है कि 30 से 40 पुलिस वाले बुला लिए गए बंगले में जब वो मिलने गई थी और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है पुलिस वालों की ओर से? देखिए, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि धनंजय मुंडे का ये प्रोटोकॉल है, बुलाया नहीं गया, वो वहीं ड्यूटी करते हैं। ऐसे में अगर उनका इशारा होता है कि ठीक है किसी से नहीं मिलने दिया, तो वो उनका प्रोटोकॉल बनता है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाए। ये चीजें मुंबई पुलिस की तरफ से है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो पुलिस नहीं बल्कि धनंजय मुंडे के गुंडे थे, उन लोगों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये सारी चीजें अब मुंबई पुलिस के जहन में, मुंबई पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है। जांच के बाद वो अपना पक्ष रखेगी कि आखिर क्या मामला है और किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, आरोप कितने सही है। ठीक है, इस तरीके के आरोपों के बाद क्या करुणा की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई कि वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अनशन की मांग तो उन्होंने की है? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि करुणा के जो वकील है मिश्रा, वो थोड़ी देर बाद जो है जब धनंजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी उसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। ठीक है, आप इस खबर पर बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान के जयपुर में 5 फरवरी को किसानों ने अलग अलग जिलों में महारैली निकालने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त किसानों ने ये कहा है कि दिल्ली में होने वाले चक्का जाम को लेकर राजस्थान के किसान भी इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग जिलों में कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत भी आयोजित की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान में किसान बीजेपी सरकार के विधायक से लेकर सांसद तक का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान हनुमानगढ़ के सगरिया विधानसभा के बीजेपी विधायक गुरदीप शापिनी का किसानों ने घेराव किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने ये साफ शब्दों में कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। 2.5 महीने से भी अधिक हो गया इस किसान आंदोलन को, और सरकार ने अनेकों गलतियां करके किसानों का विश्वास खो दिया है। आज सरकार की गलतियों की वजह से, साजिशों की वजह से किसान उद्वेलित है। 26 जनवरी को जिस तरह से सरकार ने साजिश की वो बेनकाब हो चुकी है, और अब सरकार इन गलतियों से सबक सीखने की बजाय और गलतियां कर रही है। जहां जहां किसानों के आंदोलन चल रहे हैं वहां सरकार क्या कर रही है? कीले बिछा रही है, कंटीले तार लगा रहे हैं। कई उसके जो किस तरह के तार है, जैसे बॉर्डर पर विदेशी सीमाओं पे होते हैं, जो काम विदेशी सीमाओं पे करना चाहिए आज किसान के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। क्या इससे किसान का विश्वास प्राप्त होगा? सरकार किसानों का विश्वास प्राप्त नहीं करेगी, बल्कि किसान और उद्वेलित होगा। आंदोलन कमजोर होने की बजाय आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में 6 फरवरी को जयपुर के पास चोमू में एक विशाल किसान महापंचायत आयोजित कर रहे हैं हम, और ये जो किसान महापंचायत होगी इसमें पूरे देश के किसान नेता भाग लेंगे। देश के अंदर संसद ने जब से काले कानून को संसद में पास किया, पूरा देश का किसान उद्वेलित हो गया। पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। वो काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर वह 2 महीने से सरकार से आग्रह कर रहा है, लेकिन तानाशाही सरकार किसानों की समस्या को सुन नहीं रही और रोज नई नई बातें किसानों के सामने कर रही है। आज किसान दुखी है,
पूरे देश का किसान दुखी होने की वजह से गांव-गांव में किसान दुखी है, देश का किसान दुखी है। आज हम अंतरात्मा की आवाज़ से, किसानों की आवाज़ से सरकार को घेरने आए हैं और सरकार को चैलेंज करते हैं जो 26 तारीख के बाद किसानों का जो आंदोलन को कमज़ोर करने की इन्होंने कोशिश करी, वो आंदोलन प्रभु की मेहरबानी से और अन्नदाता की मेहरबानी से वो आंदोलन गांव-गांव का आंदोलन बन गया। देखिए, हमने तो अब मैंने अपने विधानसभा में पूरे 1 सप्ताह की पदयात्रा की थी और किसानों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, आज आप लोग मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरह से सड़कों पे लोहे के सरिये लगाए जा रहे हैं, तार फेंसिंग की जा रही है। किसानों के साथ एक बर्बरतापूर्ण जो केंद्र सरकार रवैया अपना रही है, तानाशाही जो कर रही है, उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो हम उसका सहयोग देंगे। हम लोग किसानों की आवाज़ बनना चाहते हैं, किसानों का सहयोग देना चाहते हैं और किसानों को ये महसूस हो कि। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का आंदोलन तो जारी है, राजस्थान में भी अब किसानों का सपोर्ट हो रहा है, महारैली और महापंचायत की बात यहां पर सामने आई है, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान में किसान एकजुट हो गए हैं, वो महापंचायत कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर और दिल्ली कूच को लेकर इनकी पंचायत का आयोजन हो रहा है। और वहीं महारैली की बात करें तो राजस्थान के दौसा जिले में सबसे बड़ी महान रैली निकाली जा रही है, जिसमें हजारों के किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ में उस रैली को करेंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर महिला अपने बाल विकास की जो मंत्री है, राज्य मंत्री ममता भूपेश, उन्होंने बिल्कुल ही एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि किसान अपनी जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे अन्नदाता है। और राज्य सरकार, अपने केंद्र सरकार को और बिल्कुल इनके जो कानून वापस लेने चाहिए और इनका जो न्याय और ये संघर्ष कर रहे हैं और तो किसान के हित को देखते हुए ये कानून वापस लेना चाहिए। किसान अपने कम से कम 2 महीने से वहाँ धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। और रही अपने दूसरी बात किसानों को आतंकवादी बताना, और रही दूसरी बात ये पूरा मामला ये है कि जब ये अपने किसान नेता जो राकेश जो टिकट है जो वो बिल्कुल अपने रोए थे, उसको लेकर किसान जो राजस्थान के किसान एकजुट हो गए हैं और किसानों ने बिल्कुल जो ये आगे ना पूरे राजस्थान में फैल गई है, क्योंकि इतने दिन तो राजस्थान का किसान चुप बैठा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली कूच करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और जगह जगह इनका महापंचायत का आयोजन भी चल रहा है और दिल्ली कूच को लेकर राजनीति भी बनाई जा रही है कि इसको लेकर कब जाना है। और बिल्कुल जो चक्का जाम का जो कार्यक्रम है उसमें राजस्थान के हजारों किसान उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल। भवानी सिंह, बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि 40 पंचायतें शाजापुर बॉर्डर पर आ गई थी और किसान आंदोलन का विरोध कर रही थी, तो आप वहां पर हैं, आप ये बताइए अपडेट कि फिलहाल वहां पर किसान आंदोलन का समर्थन ज्यादा हो रहा है या अभी भी ग्रामीण जो है विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन का? नहीं, बिल्कुल, देखिए विरोध भी हुआ था लेकिन अब समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट आया ना उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको एक आस थी कि अपने केंद्र सरकार कुछ किसानों को देगी, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। उसको लेकर अपने राजस्थान के जितने भी किसान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर भी किसान हैं जो अपने बैठे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इनके लिए इनके पिटारे से, बजट के पिटारे से कुछ ना कुछ अपने किसानों को देगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको लेकर आम जनता को सोचा नहीं गया था। और तो ये जो भी अपने आया है बजट, वो अपने पूंजीपतियों के लिए आया है, किसानों के लिए कुछ नहीं आया। इसको लेकर किसान बिल्कुल ही इस आंदोलन में शामिल होने के लिए एकजुट हो गए हैं और राजस्थान के जितने भी किसान हैं वो हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करने वाले 6 जनवरी अपने 6 फरवरी को जो होने वाली महान रैली और चक्का जाम के कार्यक्रम में राजस्थान के सभी किसान वहां शामिल होंगे। और बिल्कुल ऐसे कोई नहीं है, पहले विरोध किया जा रहा था लेकिन अब समर्थन हो रहा है क्योंकि किसान एकजुट हो गया है। जी, पहले किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं किसान नेताओं को, किसान संगठनों को गांव जाकर अभियान चलाना पड़ रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को बताना पड़ रहा है, जिसके चलते अब जो है आंदोलन को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बजट से भी नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वहां पर गाँव-गाँव जाकर अभियान चलाने की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए लॉकडाउन के बाद में और अपने राजस्थान में जो बाढ़ की स्थिति हुई थी उसको लेकर काफी किसानों की फसलें अपने नुकसान हो गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने इसको लेकर भी कहा था कि किसानों के हित में अपने सोचकर मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन वो मुआवजा मिला नहीं। और बजट को लेकर कोई खास निकला नहीं, जिसको लेकर किसान बिल्कुल गांव-गांव जा रहे हैं और जो बीजेपी का भूत इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है उसको किसान कहीं ना कहीं उतार रहा है। कहा कि जो हित है, जो लड़ाई है
हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसानों के हित में लड़ रहे हैं। आपका समर्थन हमारे आंदोलन को मजबूत करेगा। तो वही किसान बिल्कुल किसानों की बात सुनकर एकजुट हो रहे हैं और महापंचायत आयोजित हो रही है। और महापंचायत के अंदर बिल्कुल उनको बताया जा रहा है कि जो रणनीति है किस तरह से है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है। इतने दिन जो किसान धरने पे बैठे हैं, अपने घर बार को छोड़कर वहाँ बैठे हैं, उनके पर बिल्कुल कोई अपने केंद्र सरकार द्वारा कोई मतलब कानून को लेकर कोई बात नहीं हो रही है कि हम किसी कानून को वापस ले रहे हैं, कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। हजारों किसान वहाँ दिल्ली के अपने बॉर्डर पे बैठे हैं और वहाँ पर जो भी ये है मामला के करना, उनको बिल्कुल वहाँ से भगाने की कोशिश, मतलब कोई भी हथकंडे मतलब सरकार के ऊपर इस्तेमाल कर रही है, उसको लेकर किसानों को अपने राजस्थान के गांव-गांव में बताया जा रहा है, जिस पर किसान एकजुट हो रहा है। और बिल्कुल ये बहुत ही मजबूत मतलब ये आंदोलन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान इतने दिन किसान चुप बैठे थे, लेकिन ये भी अब धरने के अंदर कूद पड़े हैं। और ये है कि 6 तारीख को होने वाले धरने में राजस्थान के हजारों किसान उस धरने में शामिल होंगे, क्योंकि राजस्थान का एक भी किसान मतलब चुप नहीं बैठेगा। और उन्होंने कहा है कि सरकार को, केंद्र सरकार को ये वापस किसी कानून का जो इन्होंने लिया है निर्णय, वो वापस बदलना पड़ेगा, हमें अपना हक देना पड़ेगा। उसको लेकर राजस्थान से जो कांग्रेस सरकार है वो भी एकजुट हो गई है, किसानों के साथ में खड़ी है। और अपने राजस्थान में जहाँ पे भी धरना हो रहा है किसानों का, वहाँ पे राज्य सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही है। और रही दूसरी बात कि इसको लेकर इनकी रणनीति भी तैयार हो रही है। जहाँ पे राज्य मंत्री ने जो कहा है कि किसान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल किसान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अंदाजा है, उनकी बात केंद्र सरकार को माननी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया भवानी सिंह, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के बाद अब दवा माफियाओं पर नकेल कसने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमानक और नकली दवाओं के बिकने की शिकायतें मिल रही हैं और ऐसे माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि नकली दवा बिकने की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराएं। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि किसानों से वार्ता में कील ठोकने का काम कांग्रेस कर रही है और आंदोलन के नाम पर अपना अस्तित्व बचा रही है। वहीं किसान आंदोलन में हॉलीवुड की एंट्री पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये आंदोलन नहीं बल्कि उसके नाम पर प्रयोग है। तो वहीं कांग्रेस यूथ प्रदेश अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसे लुटेरी भ्रमित पार्टी बताया। ये कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की, और इसलिए संस्था को आगे आना पर एक पुनीत कार्य हो रहा है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। राजनीति के लिए राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहाँ कहीं भी आ जाओ। अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए। सरकार द्वारा करी जा चुकी है। पिछली बार भी झूठ बोल के, झूठे आंकड़े पेश करके कोरोना के नाम पे सत्र को खत्म करा गया। प्रदेश की जनता के मूल मुद्दों से के ऊपर कैसे ध्यान बटाया जाए और कैसे लूट सके तो लूट और माफिया राज प्रदेश में चलाया जाए, और जिससे पैसा उगा के सरकार चुनाव लड़ने का काम करे, यही काम बीजेपी की सरकार का बचा है, ना कि जनता के प्रति कोई दायित्व। हमारी कोशिश है सत्र चले, जनता के मुद्दे आए और जनता के भले के कुछ। जानकारी देने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मिलावटखोरों के बाद अब दवा माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं जी बताना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से सरकार यहाँ पर मिलावट और दवाई, जो मिलावट और डुप्लीकेट दवाइयाँ कोरोना वैक्सीन के नाम पर चल रही है, उसको लेकर सख्ती में ला रही है। और वहीं पर दूसरी ओर हम देखें कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर वर्तमान में हॉस्पिटलों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों में डुप्लीकेट दवाइयों कंपनी संचालकों के खिलाफ ये कार्रवाई मुहिम सरकार ने छेड़ती नजर आ रही। तो वही दूसरी विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर उनके चाहे वह राम मंदिर चंदे की बात हो या फिर वैक्सीन की बात हो, यहाँ पर विपक्ष द्वारा केवल झूठे आरोप लगाने की बात की जा रही है। तो हिमांशु साहब है कि देखने में यह आता है कि विपक्ष जिस तरह से लगातार सरकार को घेरता नजर आता है, तो सरकार भी सख्ती के लहजे से उस पर कार्रवाई करती नजर आ रही है।
बिल्कुल, दवा माफियाओं पर नकेल कसने की बात यहां पर गृह मंत्री ने की है और साफ कहा है, लोगों से अपील की है कि थाने में आकर शिकायत दें। वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उस बारे में अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल हिमांशी, बता चाहूंगा जिस तरह से दवा माफियाओं के खिलाफ में कोरोना वैक्सीन की कई ऐसी मार्केट में दवाइयां आ चुकी हैं जो नकली दवाइयां हैं, जो लोगों को केवल गुमराह करने की पहल करती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सीधे तौर पर सरकार सख्ती के साथ स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई करने के इंतजाम करती नजर आ रही है। आम जनता नकली दवाइयां समझ सके कि ये दवाई नकली है, ये असली है, क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है या कुछ बताने का प्रयास किया गया हो? क्योंकि जनता से अपील की गई है कि जनता आकर शिकायत दे थाने में। बिल्कुल नहीं हिमांशी, ऐसा कुछ भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन जो शासकीय अस्पताल में वैक्सीन की दवाइयां लग रही है कोरोना के तहत, तो उसमें यह जरूर देखने में आ रहा है कि उन दवाइयों पर जरूर मोहर लगी है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में मुहैया करवाने वाली दवाइयों पर मोहर नहीं लगी है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दवा माफिया है, जो दवाइयों की डुप्लीकेसी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए सरकार नजर आती है। बिल्कुल, किसान आंदोलन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है, तमाम राज्यों में राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं विपक्ष मध्य प्रदेश में भी चूक नहीं रहा है बीजेपी को लताड़ने में, और बीजेपी की ओर से पलटवार भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशी, का बीजेपी कृषि कैबिनेट मंत्री कमल पटेल की हम बात करें तो लगातार घेरती नजर आ रही है। और यहाँ पर कमल पटेल द्वारा जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में परंपरागत आड़तियों के लिए जो कानून की बात की जा रही है, उसको हटाने के साथ एमएसपी मूल्य के अलावा समर्थन मूल्य देने की मध्य प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश भर में अपील भी की जा रही है। और साथ साथ में आज कृषि मंत्री कमल पटेल उपवास पर और हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में किसान आंदोलन, जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसान द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उनको सद्बुद्धि देने के लिए उपवास व्रत भी आज से शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नर्मदा नारे उनका व्रत संपन्न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जगदलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन बुराटू अभियान यानी कि घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख के इनामी नक्सली पंडरू सहित 9 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। जिला पुलिस इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि और भी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। नक्सली संगठन की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। नक्सलियों ने बताया कि उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, वहीं शादी करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही थी। सीआरपीएफ 80 बटालियन के सीईओ नरेंद्र सिंह ने नक्सलियों के सरेंडर की पुष्टि की है। तो जगदलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जहां पर आपको बता दें कि 1 लाख का इनामी नक्सली पंडरू सहित अन्य 8 और नक्सलियों ने समर्पण किया है, यानी कि कुल 9 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। जो अभियान चलाया जा रहा है स्थानीय पुलिस की ओर से लोन वराटू यानी कि घर वापस आइए, इस अभियान से प्रभावित होकर ही घर वापसी की है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जगदलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। जिला पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि और नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं। नक्सली संगठन की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसडी राज जुड़ चुके हैं। एसडी राज, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है लोन वराटू, ये कब से शुरू हो रहा है और इसके तहत कितने नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं? आपको बताना चाहूंगा जैसे कि लोन वराटू अभियान जो लगभग 2 साल के लगभग हो गया है यहाँ पे चालू हुए, और लोन वराटू अभियान जब से चालू हुई है तब से नक्सलियों की कमर कहीं ना कहीं से टूट गई है और अब तक लगभग 300 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और नक्सली जो आत्मसमर्पण कर दिए हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद उनका कहना यही रहता है कि नक्सल गतिविधि में सम्मिलित होने के बाद नक्सलियों ने इनको
फोन चलाने का सुविधा नहीं मिलता है। और दूसरा, वहां पे नक्सली जब बनने के बाद इनके जो परिवार रहते हैं, परिवार के साथ में रहने के लिए मना किया जाता है और उसके बाद इनकी शादी के लिए मना किया जाता है। और वहां पे जब से नक्सल टीम में ये सम्मिलित होते हैं, उसके बाद इनका तुरंत ही नसबंदी कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के बाद। इसीलिए जितने भी नक्सल गतिविधियों में शामिल है, ये जैसे ही लोन वराटू अभियान जब से सरकार द्वारा चालू किया गया है, उसके बाद जब से चालू होने के बाद ही ये नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस आत्मसमर्पणों से नक्सलियों का कमर कहीं ना कहीं से टूट रहा है और पुलिस विभाग और सीआरपीएफ की जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और शासन प्रशासन का भी मनोबल बढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि पूरे नक्सलियों का नेटवर्क कहीं ना कहीं से टूट रहा है। और इन लोग जब आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में और नक्सलियों के अंदरूनी क्षेत्रों में जो जो गतिविधियां हैं, जो जो चीज है और जो समर्थक है, हर चीज के बारे में ये शासन के सामने, पुलिस विभाग के सामने पुष्टि करते हैं, बताते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नक्सल गतिविधियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और पुलिस विभाग जीतती है और शासन को कहीं ना कहीं जीत का हासिल होता है। और बहुत सारे, जैसे कि आपको 2 दिन का प्रयास में जब सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दौरे में थे, उसके बाद जब 2 दिन के उसमें यहाँ पे बस्तर दौरे में थे, तो उसके बाद सुकमा जिला में 5-5 किलो का 2 बम को निकाला गया था। और जैसे कि बता दूं, आप कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सली गतिविधियां जो आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद ये सामने लाते हैं और बताते हैं कि कहां पे क्या रखा गया है और क्या किया गया है। जी तो बिल्कुल, यानी कि पुलिस को कहीं ना कहीं नक्सली आगे की जानकारी देते हैं, जिससे पुलिस पहले ही सचेत हो जाती है कि अब क्या कुछ होने वाला है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही बहुत सारे घटने, जैसे बीजापुर में कुछ दिन पहले एक जो आत्मसमर्पण नक्सली है उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। मौत के घाट उतारने के बाद वहां पे पर्चा छोड़ा गया था और उसमें ये लिखा गया था कि ये लोन वराटू अभियान के द्वारा ये नक्सल था और ये इन्होंने पुलिस का साथ दिया। पुलिस का साथ देने के बाद उनके परिवार वालों को भी धमकाया गया। तो उसके बाद जब उनके परिवार वालों को जिला मुख्यालय जगदलपुर में लाकर यहाँ पे बसाया गया और जब वहां पे छुट्टी में कुछ परिवार के कुछ परिजनों का शादी था, तो शादी में वहां गया हुआ था उपस्थित होने, तो उनकी सूचना तंत्र के द्वारा उनको जब पता चला तो उनको वही शादी में ही उनको मार दिया गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं नक्सल गतिविधियों के द्वारा होते रहती है बस्तर संभाग में। और आपको पता ही होगा कि बस्तर संभाग एक नक्सल गतिविधियों में शुरू से ही बहुत ज्यादा संग्रहित रहा गया है। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह जीवन घटना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो स्थानीय पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। फिलहाल राजधानी लाइव बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें। नमस्कार।